नमस्कार सभी को। तो आज दूसरा न्यूमेरिकल लेके आए डीसी मशीन डिज़ाइन का। डीसी मशीन डिज़ाइन का एक न्यूमेरिकल पहले ही कर चुके हैं हम, दूसरा न्यूमेरिकल आज करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर भी हमें एक डीसी जनरेटर का मुख्य माप ज्ञात करना है और इसके साथ साथ पोल्स की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो कैसा न्यूमेरिकल है इसको देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है हमारा, देखो फाइंड द मेन डायमेंशन ऑफ द पोल, फाइंड द मेन डायमेंशन एंड नंबर ऑफ पोल्स ऑफ 1000 किलोवाट 500 वोल्ट 900 आरपीएम। दोस्तों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो मैंने इसको पेन से सही किया है। 900 आरपीएम डीसी जनरेटर। एज्यूम द स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बी एवरेज 0.7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर कंडक्टर पर मीटर 40,000 स्क्वायर पोल फेस, यानी इसका जो पोल फेस है वो भी पहले जैसा स्क्वायर पोल ही है, यानी पोल का जो फेस है वो बिल्कुल स्क्वायर है। एंड द रेशियो ऑफ पोल आर्क एंड पोल पिच इज़ 0.7। तो पोल आर्क और पोल पिच, यानी पोल आर्क क्या होती है, पोल आर्क मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ डेरिवेशन के अंदर, लेकिन फिर भी बता दूं मैं। देखो दोस्तों, पोल आर्क का मतलब है पोल की लंबाई, और पोल उतना ही लंबा होता है जितना हमारा आर्मेचर लंबा होता है। तो इसलिए लंबाई, आर्मेचर की लंबाई को पोल की आर्क मान लिया जाता है। टू द पोल पिच इज़ 0.7। तो ये L बाय पाई डी बाई पी का रेशियो है। एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर इज़ 92% और एफिशिएंसी हमें दे रखी है 92%। तो किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो पहले न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अगर पहले वाला न्यूमेरिकल देख चुके हो तो सेम वही बातें हैं कि यहाँ पर जो हमें 1000 किलोवाट दे रखा है, तो ये इसका वो आउटपुट है, रेटेड आउटपुट। और इसका रेटेड आउटपुट अगर हमें दे रखा है तो उत्पादित कितना है कैसे पता करेंगे। तो उत्पादित पता करने के लिए हमें इसको दक्षता से डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्पादित कैसे पता करेंगे। तो उत्पादित होता है PA। उत्पादित क्या होता है, PA। तो PA निकालते समय क्या करते हैं, जो हमें रेटेड दे रखा है, जो हमें रेटेड दे रखा है उस रेटेड को दक्षता से डिवाइड कर देते हैं। तो रेटेड है हमारा 1000 और दक्षता दे रखी है हमें 92। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो अभी देखो ये जो दक्षता दे रखी है हमें, ये परसेंटेज में दे रखी है। तो हमें परसेंटेज में ना लेकर के इसको दशमलव भिन्न में लेना होगा। तो 92%, परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 बटा में 100। तो जब बटा में 100 लगेगा और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो इसको 0.92 बोलेंगे। ओके जी, इसको क्या बोलेंगे, 0.92। ओके, तो 0.92 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा 1086.95 और इसका जो यूनिट होगा वो होगा किलोवाट। इसका यूनिट होगा किलोवाट। ओके ठीक है, सबसे पहले हमने PA निकाल लिया। देखो PA निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें फार्मूला दे रखा होता है वो PA का फार्मूला होता है PA बराबर D2L C0N, जहाँ पे ये स्मॉल n ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है स्पीड RPS के अंदर, स्पीड RPS के अंदर। और अब हम अगर देखते हैं कि हमें जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है, तो हमें जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है RPM के अंदर। हमें जो स्पीड दे रखी है वो किस में दे रखी है, RPM के अंदर। ये देखिए हमें 900 RPM स्पीड दे रखी है। तो हम इस RPM स्पीड को किस में चेंज करेंगे, RPS में चेंज करेंगे। तो RPS में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, 900 RPM को 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 6 से जाएगा ये 15 बार, 15 6 90 होते हैं। ठीक है, तो ये इतने RPS आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये RPS।
ठीक है जी। तो हमें ये स्पीड RPS में चाहिए होती है। तो दो चीज़ें निकाल लिए। तीसरी चीज़ हमें निकालनी है C0 का मान, C0 का मान, बिकॉज PA बराबर किसके होता है, D स्केयर L C0 N। तो N का मान हम निकाल चुके हैं, PA का मान निकाल चुके हैं, अभी C0 का मान निकालना है। और वो पूछ रहा है कि मुख्य मापें, तो मुख्य मापें ये हैं दोनों मुख्य मापें, D और L। D तो होता है डायमीटर ऑफ आर्मेचर एंड L होता है लेंथ ऑफ आर्मेचर। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं C0 की तरफ। ओके, तो अभी मैं C0 को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो C0 का फॉर्मूला होता है पाई स्केयर B एवरेज एम्पियर कंडक्टर इनटू 10⁻³ ओके, तो अभी इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबके मान कितने कितने दे रखे हैं। तो हमें B एवरेज का मान दे रखा है 0.7 और एम्पियर कंडक्टर दे रखा है 40,000। पाई का मान हमें पता ही होता है। ओके, तो अभी देखेंगे हम कि ओके, तो पाई स्केयर तो हमें पता ही होता है, पाई का मान 3.14 होता है। तो बाय कैलकुलेटर आप कैलकुलेटर की सहायता से डायरेक्ट लिखेंगे आप पाई स्क्वायर। ओके फिर मल्टीप्लाई के अंदर लिखेंगे 0.7। बी एवरेज का मान कितना है 0.7। ओके, और एम्पियर कंडक्टर दे रखा है हमें 40,000, इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे 40,000। ओके, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 40,000 और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 10⁻³ ओके, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान। ये 3 0 से ये 10⁻³ कैंसिल हो गया और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 276.34। दोस्तों कैलकुलेशन में कभी कुछ प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, ठीक है। कैलकुलेशन बाय कैलकुलेटर से कर रहा हूँ मैं, कोई मान लो कभी कोई टाइप करने में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कैलकुलेट करके ज़रूर डाल देना, ठीक है सर। ओके, तो अभी हम तीनों चीज़ों के मान निकाल चुके हैं। तो अभी हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारे जो PA का फॉर्मूला है, PA बराबर D स्केयर L C0 N। तो C0 N को अगर मैं बटा में ले आता हूँ, C0 और N को इसके बटा में ले आता हूँ तो D स्केयर L का मान रह जाएगा, D स्केयर L का मान रह जाएगा। ओके, तो D स्केयर L का मान अगर रह जाएगा हमारे पास तो ओके, तो अभी हमारे पास जो मान है, PA का मान कितना है, तो ये है 1086.95। ओके, फिर हम देखते हैं कि C0 का मान कितना था। तो C0 का मान आया था हमारा 276.34 और इसके मल्टीप्लाई में N का मान, तो N का मान कितना आया था हमारा 50। N का मान कितना था 50। अगर इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, वो आता है यानी D स्केयर L का मान कितना आता है, D स्केयर L का मान आता है हमारा 0.26। इसके आगे भी आप 4 डेसिमल तक भी ले जा सकते हैं, बट इतना सफिशिएंट है। अब थोड़ा सा देखो, वैसे तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है,
लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता हो इसके बारे में तो देखो इसका यूनिट क्या होगा। तो ये जो मीटर है, यानी ये जो डायमीटर है ये मीटर में होगा, तो ये मीटर का स्क्वायर होगा। और ऐसे ये लेंथ है जो ये भी मीटर के अंदर होगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। तो कभी अगर आपको यहाँ पे मीटर क्यूब लिखा हुआ तो आप सरप्राइज़ मत होइए, बिकॉज़ ये मीटर क्यूब में ही होगा। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि हमने डी स्क्वायर एल का मान निकाल लिया। ओके, लेकिन डी स्क्वायर एल में एक समीकरण है, दो वेरिएबल हैं। प्रॉब्लम है, एक समीकरण है, दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल्स का मान निकालने के लिए एक रिलेशन और चाहिए। तो एक रिलेशन अगर हम और लेते हैं तो देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है पोल फेस रेशियो ऑफ द पोल आर्क एंड पोल पिच। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द पोल आर्क एंड पोल पिच, रेशियो ऑफ द पोल आर्क एंड पोल पिच। ये देखिए ये एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पे। ये जो रिलेशन है पोल आर्क और पोल पिच का जो रिलेशन है इसको हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो इसको कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ से देखिए पोल आर्क मैंने बताया था आपको कि पोल आर्क जो होती है वो एल को बोलते हैं। पोल आर्क किसका कहते हैं, एल को कहते हैं, एल लेंथ ऑफ द आर्मेचर। ओके, और पोल पिच किसे कहते हैं, पोल पिच कहते हैं पाई डी बटा में पी को, यानी पी और पाई डी के अनुपात को पोल पिच कहते हैं। पोल आर्क एंड पोल पिच के अनुपात का मान हमें दे रखा है 0.7। ओके, तो देखो अब इसके अंदर हमें पता है कि ना तो हमें एल पता है ना ही हमें डी पता है, और पाई का मान चलो ठीक है 3.14 है। क्या हमें पी पता है, नहीं, तो हमें यहाँ पे पी भी पता नहीं है। तो अभी हम इस संबंध को तो हम आगे नहीं ले जा सकते, तो इस संबंध के अंदर हमें पी को डिसाइड करना पड़ेगा या पी को किस तरीके से निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हमारा अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ फिर। ओके, तो इसको तो एक बार साइड में पड़ा रहने दो, ठीक है। तो सबसे पहले पी को निकालने का फॉर्मूला निजात करते हैं। तो देखो सबसे पहले पी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी को निकालने के लिए डिफरेंट कलर का ब्रश लेता हूँ। पी को निकालने के लिए हमें देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है F बराबर पी एन बाई 2। आप जब एसी मशीन पढ़ते हैं मोस्टली इस फॉर्मूले को हम जब डिराइव करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं P कैपिटल N बाई 120 F बाई पी, कैसे भी आप बोल सकते हो। वहाँ पर जब हम ये कैपिटल N लेते हैं तो ये RPM में होता है, ये RPS के अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे बाई में 2 ले रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड करते होगे आप आराम से। तो यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी है, हम इंडिया में रहते हैं तो फ्रीक्वेंसी मोस्टली हमें 50 हर्ट्ज़ के आसपास रखनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कम चल जाएगा ये 2-4, लेकिन एग्जैक्टली 50 के पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोटिव ये होना चाहिए। ओके, अब हमें पोल्स की वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से कुछ ना कुछ रखते जाते हैं, बिकॉज़ हमें n का मान तो पता है, ये n स्मॉल n तो हमें पता है 15 है। और अगर हम पोल की संख्या 4 ले लेते हैं बाई 2, 15 चौके 60 होते हैं, 60 में 2 का डिवाइड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 30। तो 30 हर्ट्ज़ इज़ नॉट गुड फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर मैं पोल की संख्या 6 लेता हूँ तो 6 × 15 बाई 2, 15 × 90 बटा 2 कितना हो जाएगा 45, नियर टू द 50। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं पोल्स की संख्या 8 ले लेता हूँ, 8 × 15 करेंगे बाई 2 करेंगे, 15 × 120 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, 60 इज़ ग्रेटर दैन 50 है ना। तो 60 ज़्यादा है 50 से, इसलिए हम ये तो लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और ये गुड रहेगा।
तो हम फ्रीक्वेंसी की कितना ले सकते हैं 45 के नियर अबाउट। तो ना तो हम पोल्स की संख्या को 8 ले सकते हैं और ना ही पोल्स की संख्या को 4 ले सकते हैं। 6 वाला पोल्स की संख्या गुड रहेगा। क्या हम पोल्स की संख्या को 5 या 7 ले सकते हैं? नो, क्योंकि पोल्स की संख्या को हमें इवन नंबर ही लेना होता है, सम संख्या लेना होता है। ऑड नंबर्स में पोल्स की संख्या को नहीं ले सकते। क्या आप बोलोगे सर आप तो 7 भी तो ले सकते हो ना, 15 7 105 हो जाएगा, फिर आधा करेंगे तो 51 होगा, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो पोल्स की संख्या को इवन नंबर यानी सम संख्या ही लेना पड़ेगा। ओके, तो पोल्स की संख्या को हम फाइनली कितना डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा पोल्स की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। बच्चों मैं फिर से 1 मिनट के लिए रिवाइज़ कर देता हूँ। देखो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F बराबर Pn/2, जहाँ पे P हमें पता नहीं है और N हमें कंफर्म है। तो P को हम अपने ट्रायल से बारी बारी से रखते हैं। तो पहले मैंने 4 रखा था, तो 15 चौके 60/3 आया, मतलब 30 आया, हमारी फ्रीक्वेंसी गुड नहीं थी। फिर 6 रख के देखा तो 45 आया, फिर 8 रख के देखा तो 60 आया। तो 60 वाली फ्रीक्वेंसी भी गुड नहीं है, तो 45 वाली फ्रीक्वेंसी गुड है। तो अभी हमने जो ये पोल्स की संख्या थी ये हमने डिसाइड कर ली है। अब हम ये पोल्स की संख्या को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। पोल्स की संख्या को पुट कर देंगे तो हमें क्या मान आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा D का या L का रिलेशन आ जाएगा, और इस D या L के रिलेशन से हम आगे का जो भी क्वेश्चंस है उसे कर सकते हैं। तो अभी देखिए, ओके, तो अभी हम इस क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमने P का मान 6 डिसाइड कर लिया है। ओके, तो अभी इसी क्वेश्चन के अंदर देखो कि L को तो आप यहीं पड़ा रहने दो, ओके, और 0.7 इधर पड़ा ही था, और इसके मल्टीप्लाई में पाई को, D को और y में P को ले जाओ, और P का मान आप यहाँ पे डाल दो 6, बिकॉज मैंने P का मान अभी निकाला है कि P कितना आएगा भैया, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, तो आप भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। इसको जब मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आ गया। देखो इन दोनों को करना कुछ नहीं है बच्चों, देखो ये पाई है, पाई का मान 3.14 होता है, 3.14 को इससे गुणा करना है 0.7 से, फिर 6 से डिवाइड करना है। इतना करोगे तो आपका L बराबर आ जाएगा, L बराबर 0.1372 D। तो अभी इन फ्यूचर आप 0.13 यूज़ करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 डेसिमल यूज़ कर लेना, ओके। 4 डेसिमल यूज़ करो, थोड़ा करेक्शन गुड आ जाएगा, वो आपकी इंटेंशन होती है। ठीक है, तो ये L का वैल्यू आ जाएगा हमारा, L का वैल्यू आ जाएगा 0.1372। ओके, तो अभी हमने एक समीकरण और था, उस पर बात करते हैं। D स्क्वायर L बराबर, याद आएगा आपको, D स्क्वायर L का वैल्यू आया था 0.26, D स्क्वायर L का वैल्यू आया था 0.26। तो अभी इसके अंदर L का वैल्यू डाल देते हैं। तो अभी हमारा L का वैल्यू जो है, देखो D स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है पहले से, नो प्रॉब्लम। अभी हमारे पास जो L का वैल्यू है L का वैल्यू कितना है, तो इसके मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम 0.13 D इक्वल्स टू 0.26। ओके, तो D से D का क्यूब हुआ, D क्यूब इक्वल्स टू 0.26 बाई 0.13। देखो अभी मैंने बात करी थी कि करेक्शन के लिए जब हम इसका एग्जैक्ट देखेंगे तो करेक्शन के लिए आप के लिए 4 डेसिमल ले लिया करो। तो 26 और 13 डायरेक्टली कैंसिल होने पर 2 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये 2 नहीं आ रहा, ये 1.9 समथिंग आएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं 4 डेसिमल लेता हूँ तो इसके 4 डेसिमल 22 तक हैं और इसका 4 डेसिमल 72 तक है। तो अभी इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं बाय द कैलकुलेटर, तो ये वैल्यू आता है 1.911। तो ये जो है ये क्या है, D क्यूब का वैल्यू है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 1.911 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा।
तो आप दबाइए कैलकुलेटर, इसका क्यूब रूट निकालिए। तो इसका क्यूब रूट निकालने से वैल्यू कितना आएगा वो देखिए, वो हमारा डी का मान आ जाएगा। और उस डी के मान को वापस इसी समीकरण के अंदर ये जो है 1.13 डी पुट कर देंगे तो एल का मान आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपके सामने कर देता हूँ। इसका क्यूब रूट कितना आएगा, देखिए इसका क्यूब रूट आएगा डी बराबर, कैपिटल डी बराबर, इसका क्यूब रूट आ जाएगा 1.240 मीटर। और अगर मैं एल का वैल्यू निकालूं तो एल का वैल्यू आ जाएगा 0.1372 इंटू डी का मान है 1.2 1.240। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा ये 0.170 मीटर। तो ये लेंथ आ जाएगा आपका आर्मेचर का लेंथ, और ये डायमीटर आ जाएगा। और पोल्स की संख्या कितनी है, हमने कितनी मानी थी, पोल्स की संख्या कितनी मानी थी हमने, 6 मान ली थी। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पोल्स 6 आ जाएंगे, और लेंथ भी आ जाएगा हमारा, और डायमीटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। तो फाइनली हमने डीसी मशीन के 2 न्यूमेरिकल कर लिए, एक पहले किए अब एक आज की। दोनों न्यूमेरिकल में से इस बार के एग्ज़ाम्स में एक न्यूमेरिकल आने का मैं मानता हूँ कि भी अच्छा चांस है। ठीक है, इसके अलावा इस साल के एग्ज़ाम्स में ये आउटपुट समीकरण जो है वो मैंने कराई हुई है पहले से, उसके भी आने के चांसेस हैं। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आउटपुट समीकरण, इससे पिछले का न्यूमेरिकल, इसी क्वेश्चन का PDF भी बना के डाल दूँगा। इससे पिछले जितने भी मेरे लेक्चर हैं उनके डिस्क्रिप्शन भी इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, और इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।